हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनाइट मास करेक्शन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ बातें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन में भी हम जो पहले वाला लेक्चर था जहाँ पे हमने एटम का जो क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद फाइनाइट मास करेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लिया था, एक एटम लिया था और ये एटम का न्यूक्लियस और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं न्यूक्लियस के मास की बात करूँ, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और जो प्रोटॉन का जो मास है mp, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1837 ऑफ me। ठीक है, मीन्स अगर मेरे पास प्रोटॉन का मास एक है और उसके मैं 1837 टुकड़े कर दूं तो वो किसका मास आ जाएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। मीन्स जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो हमने वहाँ पे कंसीडर किया था कि न्यूक्लियस का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है, इनफाइनाइट टाइम हैवी है और ओनली इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसीडर किया था। और न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होने के कारण हमने न्यूक्लियस को एज ए रेस्ट ट्रीट कर लिया था। ठीक है, और एज्यूम किया था कि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट टाइम हैवी है, पर न्यूक्लियस का जो मास है वो इनफाइनाइट टाइम हैवी नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या है, अपने पास एक फाइनाइट मास है जो फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले केस में फाइनाइट मास करेक्शन में क्या लेके चलेंगे, न्यूक्लियस का एक फाइनाइट मास लेके चलेंगे जो कि एक फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का मोशन भी लेके चलेंगे और ये जो न्यूक्लियस है, अब तक इस न्यूक्लियस को रेस्ट में ट्रीट कर रहे थे, अब इस न्यूक्लियस को किस में लेके चलेंगे, मोशन में लेके चलेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पहले वाले लेक्चर में क्या था कि अपने पास न्यूक्लियस तो किसमें था, रेस्ट में था। इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपने को स्टडी करना था तो बड़े आराम से हमने उसके ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई किया और हाइड्रोजन एटम का एनर्जी हमने बड़े आराम से निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अपने पास टू बॉडी प्रॉब्लम है, यहाँ पे न्यूक्लियस का भी मोशन है और इलेक्ट्रॉन का मोशन है। ठीक है, तो अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को तो टू बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ये जो टू बॉडी प्रॉब्लम है इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास। ठीक है, तो रिड्यूस मास की हेल्प से मैं इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करूंगा और फिर अपने पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास जो रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास क्या होता है, क्या, स्मॉल एम कैपिटल एम, एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, ये वाला अपने पास क्या होता है, रिड्यूस मास होता है। रिड्यूस मास का यूज करके मैं इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस का जो मोशन है इसको श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में लिखना कैसे उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं nucleus has finite mass distributed over a finite volume। अब फाइनाइट मास है जो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका भी मोशन लेके चलेंगे और इलेक्ट्रॉन का मोशन भी लेके चलेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और रहता है यहाँ पे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं। जब मैंने यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉन का स्पिन कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसीडर किया था, कौन सा मोशन कंसीडर किया था, ऑर्बिटल मोशन। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन का ओनली ऑर्बिटल मोशन स्टडी करके जब इसको सोल्व करता हूं तो अपने पास क्या आता है, ग्रोथ स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन भी ले लूं तो फिर इन दोनों के बारे में अगर एक साथ स्टडी करूंगा तो क्या आएगा, अपने पास फाइन स्ट्रक्चर आएगा, फाइन स्ट्रक्चर। और इससे ओनली क्या आएगा, ग्रोथ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन भी लिया, साथ में स्पिन मोशन भी लिया और न्यूक्लियस का स्पिन मोशन भी मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। मतलब न्यूक्लियस का स्पिन, ये तीनों चीज अगर मैं एक साथ स्टडी करता हूं तो अपने पास क्या आएगा, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। और अकेला इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन स्टडी कर रहा हूं तो अपने पास आएगा ओनली ग्रोथ स्ट्रक्चर।
ऑर्बिटल मोशन के साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन काउंट कर लेता हूं तो आएगा अपने पास फाइन स्ट्रक्चर। अगर तीनों का मोशन काउंट करता हूं, न्यूक्लियस का भी, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन भी और स्पिन मोशन भी, तो तीनों के इंटरेक्शन से अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम इनके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद बोथ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस can be in motion, ठीक है। उसके बाद हमने पहले वाले लेक्चर्स में जहाँ पे हमने एटम का क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, और वो हमने क्या लिया था, आर इनफाइनाइट। ये हमने इसलिए लिया था क्योंकि न्यूक्लियस का जो मास है वो हमने इनफाइनाइट टाइम हैवी मानना था, इसलिए हमने यहाँ पे इनफाइनाइट लिया था। ठीक है, और ये आर इनफाइनाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एम के। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा आर फाइनाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे मैंने दोनों का मोशन कंसीडर किया है, न्यूक्लियस का भी और इलेक्ट्रॉन का भी, और उसको किस में कन्वर्ट किया, रिड्यूस मास में कन्वर्ट किया, तभी हम श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास ना लिख के मैं क्या लूंगा, रिड्यूस मास लिखूंगा। ये मैंने लिखा म्यू। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। आई कहाँ से है, दोनों पहले वाले लेक्चर से हमने उठाई है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दोनों का रेशो ले लूँ तो रेशो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा आर फाइनाइट बाय आर इनफाइनाइट इक्वल टू म्यू बाय एम। ठीक है, म्यू का वैल्यू क्या है अपने पास, रिड्यूस मास का वैल्यू क्या है, एम, कैपिटल एम, एम बाय एम प्लस एम। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये आ जाएगा आर फाइनाइट इक्वल टू आर इनफाइनाइट। म्यू का वैल्यू क्या है, स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाय ये एम, और इसके नीचे क्या है, एम प्लस एम। ये मैंने रखा एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, इस एम से ये एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस एम को उठा के नीचे लेके जाऊंगा, नीचे लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, ऊपर एम आ जाएगा, नीचे स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम बाय कैपिटल एम। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा अपने पास। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 बाय 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। इस टर्म को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये अपने पास क्या आएगा, आर फाइनाइट बाय आर इनफाइनाइट इक्वल टू, मैंने इसको लिखा 1 बाय 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। ठीक है, अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है मेरे को, आर फाइनाइट का वैल्यू निकालना है। तो इस आर इनफाइनाइट को उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट इंटू 1 बाय 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, और ये ब्रैकेट के अंदर ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट है फाइनाइट मास करेक्शन का, वो वाला रिजल्ट अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू क्या है अपने पास, रिड्यूस मास जिसका वैल्यू क्या है अपने पास, म्यू इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम बाय एम प्लस कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, कैपिटल एम न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।